वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। आज हमारा डे 2 है और जहाँ पे हम बीएसटी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग चैप्टर 2 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं और अभी हमारे पास टाइम है कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दें, तो टाइम फॉर तवाई शुरू होता है। चलिए, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो हमारे पास है, हिंदू फैमिली बिजनेस और हमारा पार्टनरशिप, इनमें डिफरेंस क्या है या फिर डिस्टिंग्विश क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आधा ही आता है कि हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हमारे पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर मैं बेसिक बताऊं तो हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस है जो पुश्तैनी, बेसिकली जो हमारे फैमिली मेंबर्स एंसेस्टर चला जाते हैं उसी को चलाना है, जो एक ही फैमिली कंटिन्यू करती है। और पार्टनरशिप जहाँ पे कि दो पार्टनर्स से दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में हमारे पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। वो पे जॉइंट हिंदू में एक ही होता है जो कि सारे बिजनेस को संभालता है। जो जॉइंट हिंदू में संभालता है उसे हम कर्ता बोलते हैं, प्लीज मत भूलना। ठीक है जी बेटा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द स्टेटस ऑफ माइनर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद इन द पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली हमारे पास जॉइंट हिंदू फैमिली में जो माइनर पार्टनर होता है वो कौन होता है। बेसिकली माइनर पार्टनर वो होता है जो जस्ट बॉर्न होता है हमारे फैमिली में। ठीक है, मान लो चिंटू का बहुत बड़ा फैमिली है और चिंटू अकेला बिजनेस संभाल रहा है। अब चिंटू का अगर कोई बेटा या फिर बेटी या बॉर्न होता है तो वो होगा माइनर पार्टनर। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड जो लड़का या फिर लड़की नया बॉर्न होगी या फिर बॉर्न होगा वो होगा हमारा नया पार्टनर, माइनर पार्टनर। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीड बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है रिटन में, जहाँ पे की सारी चीजें लिखी होती है रिगार्डिंग योर कंपनी, योर पार्टनरशिप एक्ट वगैरह सब कुछ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना। ये क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 या 3 मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको छोड़ के मत आना। ठीक है जी बेटा। उसके बाद पार्टनर बाय स्टोपल, अच्छा पार्टनर बाय स्टोपल और पार्टनर बाय हेडिंग आउट, ये बेसिकली दो क्वेश्चन है। होल्डिंग आउट, सॉरी, पार्टनर बाय स्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये दो क्वेश्चन में ना हमारे पास डिफरेंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्टोपल मतलब वो पार्टनर जो कि पपेट पार्टनर होता है, जो एक्चुअली में पार्टनर होता नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनके सामने बताता है कि भाई मैं पार्टनर हूँ। वही हमारे जो होल्डिंग आउट है वो पार्टनर है जो कि अपने आप को पार्टनर कंसिडर भी नहीं करता और ये भी नहीं बोलता मैं पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है, स्टोपल में क्या होता है कि वो पार्टनर जो कि असली में पार्टनर होता नहीं है, बट लोगों के सामने वो पपेट पार्टनर बन के रह जाता है। लोगों को पता होता है कि वही पार्टनर है, लेकिन असल में वो पार्टनर नहीं होता। और वहीं पे होल्डिंग आउट में वो पार्टनर होता है जो मतलब वो इंसान जो कि खुद को पार्टनर भी ना बोले और खुद को ये भी ना बोले कि मैं पार्टनर हूं। बेसिकली वो दोगला इंसान होता है, तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है, प्लीज को ढंग से करके आना। ठीक है जी बेटा। चलिए, ये हो गया स्टोपल। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी इन अ पार्टनरशिप। हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है पार्टनर में, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता, बट इसको प्लीज एक बार देखे जाना। उसके बाद स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, सीधी बात है कि वहां पे अलग अलग तरह के केस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। बेसिकली अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हमारे अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जो यहाँ पे सारा दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है जी बेटा। उसके बाद आ जाओ भाई। इफ अ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल व्हाई डू पार्टनरशिप फर्म विलिंग गो थ्रू दिस लीगल फॉर्मेलिटीज। बेसिकली सीधी बात है कि अगर हमारा जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन है, बेसिकली आप लोगों को पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट क्या बोलते हैं लीगल फॉर्मेशन और विद लीगल फॉर्मेशन दोनों के साथ हो सकता है। तो अगर लीगल फॉर्मेशन ऑप्शनल है तो पार्टनर हमेशा क्यों करते हैं कि भाई हमें लीगल फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, एक तो अगर हमें पब्लिक फॉर्म बनाना है जो लोगों को पता चले, उसके लिए हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। साथ में जिससे कि हमारा सिक्योरिटी है, हमारे पास पावर है, इसलिए भी हमारे लोग करते हैं, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। ठीक है, इसको भी आप देख लेना जिससे कि आपको ईजी हो जाए। ठीक है जी, सब यहाँ पे रीड ओनली टॉपिक्स है, बस मैं आपको मतलब बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्लीज ज्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी बेटा। उसके बाद हु इज द कर्ता, मैंने बोला ना कर्ता कौन है, जो हिंदू फैमिली बिजनेस में बिजनेस को संभालता है, मेन जो हेड होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज लायबिलिटी। बेसिकली कर्ता कौन है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है हमारे फैमिली का, जो पूरे बिजनेस को संभालता है, और जो हमारा लायबिलिटी है उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में अगर जो मेन हेड होता है उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। वही पे हमारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, यहाँ पे हमारे पास जो कर्ता है वो मेन हेड है और इसके ऊपर बहुत सारा अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास उनके कैपिटल और उनके शेयर के अकॉर्डिंग लायबिलिटी होता है, लेकिन जो हमारा कर्ता है उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि कर्ता के पास कितना लायबिलिटी होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं भाई जितना पैसा दोगे उतना ही, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्ता अगर है, अगर वो एल्डेस्ट मेंबर या फिर वो कर्ता है तो उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी और बाकी जितने मेंबर्स हैं उनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है बेटा, इसको प्लीज याद रखना, बिकॉज एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन आ जाओ भाई।
व्हाट डू मीन बाय प्रमोशन इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी? बेसिकली अगर किसी भी जगह पे हमारे प्रमोशन का इस्तेमाल किया गया थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है? प्रमोशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनालाइज ऑफ इट्स प्रोस्पेक्ट एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स. बेसिकली प्रमोशन मतलब होता है कि बिजनेस को शुरू करने से पहले, बिजनेस को फॉर्मेट करने से पहले उसके बारे में सभी चीजों को जानना कि बिजनेस क्यों कर रहे हैं, किस स्टेप में करेंगे, क्या चीज करने वाले, फ्यूचर में कौन सा चीज होने वाले, सभी चीज देखना हमारा प्रमोशन है. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर देख लेना बिकॉज ये भी क्वेश्चन हमारा आता है. ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर के अंदर से घुसे हुए क्वेश्चन है जो यूजुअली बच्चे पढ़ते नहीं, तो प्लीज इनको पढ़ना और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा. उसके बाद, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत फास्ट बोल रहा हूँ मैं, तो 2x 1.5 में देखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल देखो आराम से हो जाएगा, मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है जी. ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द स्टेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. अगर किसी भी कंपनी को मुझे फॉर्मेट करना है और उसे पब्लिक कंपनी बनानी थी, पब्लिक कंपनी, अच्छा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है मैं एक बार बता दूं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना पूछा जाता है. प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि हम खुद बनाते हैं, जो पब्लिक के लिए नहीं है. बेसिकली सीधी बात है कि जिस कंपनी के बारे में नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं होगा, जिस कंपनी में लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कंपनी प्राइवेटली ओन की गई है, जो कंपनी प्राइवेटली बनती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, हम सभी ने मिलके एक कोचिंग सेंटर खोला है और उसका मैंने एक ब्रांड बनाया है. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने जो अट्रैक्ट इंटेलिजेंस है ना, इस नाम का मैंने एक ब्रांड बनाया है. ठीक है, अभी जो ब्रांड है ना ये मेरा प्राइवेट है, बिकॉज ये मैंने अपने दोस्तों से मिलकर बनाया और ये मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ कि मेरा एक कंपनी है, मेरा एक ब्रांड है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ. तो मतलब मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर जब एक ब्रांड बनाया है, जब एक कंपनी बनाया विच इज प्राइवेट, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे कि हर इंसान इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको शायद पता भी नहीं होगा. लेकिन पब्लिक कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि लोगों को पता हो. जैसे एग्जांपल रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उसके बाद अडानी हो गया, ये सब पब्लिक कंपनीज है. ठीक है, जिनके बारे में लोगों को पता होती है, जिनमें हम लोग शेयर भी कर सकते हैं. बेसिकली जो क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं, और साथ में वो कंपनीज है जिनको कि हमें रजिस्टर करना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी. नहीं, गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करती है. ठीक है, पब्लिक मतलब वो कंपनी जो लोगों के थ्रू है, बेसिकली जहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को पता हो. बेसिकली अगर मुझे टाटा में इन्वेस्ट करना है, सो मैं टाटा के शेयर्स के साथ साथ टाटा के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी हमारा डाटा, सब मैं देख सकता हूँ, विच इज पब्लिक कंपनी. पब्लिकली वो इन्फॉर्म करते हैं. लेकिन प्राइवेट कंपनी से मेरी है अट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कोई इंसान उसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता. अगर उसे इन्वेस्ट करना भी है तो वो पब्लिकली जाके किसी भी ऐप में मेरी डिटेल्स नहीं देख सकता, फिर मेरे कंपनी की डिटेल्स नहीं देख सकता. दैट्स कॉल्ड प्राइवेट कंपनी. और प्राइवेट कंपनी के पीछे हमेशा प्राइवेट PVT लिमिटेड लगता है, और पब्लिक कंपनी के पीछे हमेशा LTD मतलब लिमिटेड लगता है. ठीक है, सो प्लीज इसको याद रखना कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है. ठीक है, सो अगर पब्लिक कंपनी खोलनी है और उसका स्टेप्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रमोशन भाई पता होना चाहिए. देखो यहाँ पे आ गया ना, प्रमोशन पता होना चाहिए. दूसरा हमारे पास इनकॉर्पोरेशन. तीसरा हमारे पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पैसा होना चाहिए. चौथा हमारे पास कंसेंटमेंट ऑफ बिजनेस. कंसेंटमेंट ऑफ बिजनेस मतलब जितने भी डील्स वगैरह वो होना चाहिए, और ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. नोट, अ प्राइवेट कंपनी ओनली हैज अंडरगो द फर्स्ट 2 स्टेज. ठीक है, हमारे जो प्राइवेट कंपनी उसमें सारे स्टेजेस नहीं होते. ठीक है, सिर्फ पब्लिक कंपनी में स्टेजेस होते हैं, जो कि करना जरूरी है, बिकॉज पब्लिक कंपनी लोग को पता होना चाहिए, पब्लिक कंपनी लोग देखती है, और पब्लिक कंपनी में लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, इसलिए सारे प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों याद रखना. ठीक है जी बेटा. उसके बाद तो इसको मिटा देता हूं मैं, बहुत ज्यादा हेजिस हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है हमारे पास? मेमोरेंडम क्या होता है? बेसिकली MOA, मेमोरेंडम बेसिकली क्या होता है? मेमोरेंडम मतलब होता है टाइप ऑफ बिल. ठीक है, एक रिटेड डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, क्या बोल रखा है? अ मेमोरेंडम इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट और अ charter of a company. It define the company's core objective, the limits of its operation established. ठीक है, बेसिकली हमारे जो मेमोरेंडम है ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एक बिल है जहां पर की कंपनी के जितने भी डिटेल्स है वो सब लिखा होता है. कंपनी किस रीजन से खुली है, कितना कैपिटल है, क्या नहीं है, सभी चीजें हमारे मेमोरेंडम में लिखा होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक अ बिल है. ठीक है जी बेटा. 12th में क्या हमारे पास? ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. बेसिकली हमारे पास वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेमोरेंडम में होते हैं, ये सारे हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं. आप इसको रीड करना, रीड ओनली टॉपिक है, आराम से हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. बेसिकली आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस है, दिखाते हैं. जो मेमोरेंडम है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है, रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड बताता है, एक्टिंग एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट. बेसिकली हमारा जो मेमोरेंडम है ना वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लोग देख सकते हैं, लोगों को पता है कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना कैपिटल उसमें है, ये सभी चीजें हमारी दिखेगी. इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरेंडम वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी का है. वहीं पे जो आर्टिकल्स है वो क्या है? आर्टिकल्स कंटेन द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन. आर्टिकल बेसिकली हमारे कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे
चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो क्या बोलते सीओएफ, चाहे वो सीएफओ हो, चाहे वो कोई मैनेजर हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, उन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी लिमिट्स है वो लिखा होगा। तो बेसिकली सीधी बात है, जो मेमोरेंडम है वो हमारे कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा होगा, जो लोग पढ़ सकते हैं और उसे पढ़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि बताया होगा कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बाहर की दुनिया से क्या कंपनी का रिश्ता है, वो सब बता होगा। आर्टिकल क्या है, बेसिकली हमारे कंपनी के लोगों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जो डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे क्या बोलते हैं ऑपरेशन में वो परफॉर्म करेंगे, उनके लिए कुछ लिमिट्स, उनके लिए कुछ नियम कानून जो कि हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ। तो आर्टिकल फॉर इंटरनल एंड मेमोरेंडम फॉर एक्सटर्नल, ये याद रखना कि मेमोरेंडम फॉर एक्सटर्नल, आर्टिकल फॉर इंटरनल। इंटरनल क्यों? बिकॉज आर्टिकल वर्ड छोटा है तो इंटरनल, मेमोरेंडम वर्ड बड़ा है तो वो एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद आ जाओ, What is the meaning of certificate of incorporation? Basically हमारे पास certificate of incorporation क्या होता है? Certificate of incorporation is an official document issued by the registrar of companies that bring company into legal existence. Basically हमारा जो certificate of इनकॉर्पोरेशन है एक ऐसा सर्टिफिकेट है जहाँ से कि हमारे जो कंपनी है वो लीगल बन जाते हैं, मतलब हमारी जो कंपनी है वो लीगली हमारे कंपनी एक्ट के अंदर आती है, जहाँ पर हमारे जो लोग हैं इसको पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट सर्व एज अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस दैट अ कंपनी हैज बीन लीगली फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक है, बेसिकली हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अगर ये सर्टिफिकेट किसके पास होती है, किसी भी कंपनी के पास होती है, इसका मतलब वो कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है हमारे कंपनी एक्ट के अंदर, और ये कंपनी जो है ना वो हमारे इंडिया की है और इस पर पब्लिकली लोग डिमांड और हमारा जो क्या बोलते हैं इन्वेस्ट वो कर सकती है। ठीक है जी बेटा, चलिए ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म परपेचुअल सक्सेशन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। बेसिकली हमारा जो आर्टिफिशियल पर्सन है ये कौन होता है और परपेचुअल सक्सेशन ये क्या होता है। बेसिकली हमारे जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म ले लो, कोई भी फर्म जो है ना किसी भी इंसान के डेथ से, किसी भी मेंबर के डेथ से, किसी भी मेंबर के सक्सेशन से, किसी भी मेंबर के इंसॉल्वेंसी से या किसी मेंबर के रिटायरमेंट से बंद नहीं होगी। कंपनी बंद तभी होती है जब उसको लॉजिकली वुंड अप करा जाए। ठीक है, तो वही बोल रखा है कि हमारी जो कंपनी है उसे कभी भी इफेक्ट नहीं होगा किसी भी क्या बोलते हैं मेंबर के डेथ से। ठीक है, यहाँ पे डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी से, उसके बाद रिटायरमेंट से, कंपनी जो है लॉजिकली तभी बंद होगी जब वो लॉजिकली वुंड अप होगी। ठीक है, कंपनी हमेशा चेंज तभी होगा जब वो वुंड अप होगी लॉजिकली। ठीक है, जहाँ पे कि सारे जो कैपिटल है उसे निकाल दिया जाएगा, जितना भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट करके बता दिया जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, सो कंपनी किसी भी इंसान से इफेक्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस अगर कंपनी को लॉजिकली बंद करा जाए। ठीक है, कंपनी में चेंज कब आएगा, जब उसे लॉजिकली वुंड अप करा जाएगा। ठीक है जी बेटा। आर्टिफिशियल पर्सन किसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हम अपने कंपनी को बोलते हैं। बेसिकली कंपनी, देखो ये आप लोगों को पता है कि एक बिजनेसमैन और एक कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटी है। वहीं पे हमारा जो बिजनेसमैन है वो तो नेचुरल है, लेकिन वहीं पे हमारी जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल क्यों, बिकॉज उसका भी अलग एक एंटिटी है, दैट्स कॉल्ड वी कॉल्ड आर्टिफिशियल। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, incur debt and sue or to be sued in its own name but it has no physical body or natural या फिर nature's life। ठीक है, बेसिकली हमारी देखो मैं बताता हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन अपने कंपनी के नाम पे कोई गाड़ियां लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ भी चीज परचेज करते हैं, तो आपने देखा होगा ये। अब ये कैसे होता है, बेसिकली सीधी बात है, हम अपने कंपनी को ना एज अ आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अलग है, एक बिजनेसमैन है, फिर ओनर अलग है। तो ओनर अपने पॉकेट से पैसा खर्च करेगा तो वो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो अगर कंपनी के पैसे से पैसा खर्च करे, कंपनी के पॉकेट से पैसा खर्च करे तो फिर टैक्स नहीं, उसको वो दिखाते हैं कि वो खर्चा हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है ना, बेसिकली हमारा जो कंपनी है उसे हम एज अ आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, बिकॉज कंपनी खुद ही एक अलग एंटिटी है और वो एक अलग एंटिटी होने के कारण से वो कभी भी किसी को भी सुई कर सकती है, किसी को भी किसी भी तरह से हमारा क्या बोलते हैं अलग अलग लोन पास कर सकती है, कुछ भी चीज परचेज कर सकती है, इसलिए हम कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रखा है कि वो कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी ले पाएगी, कभी भी इनकर कर पाएगी किसी भी डेट को, उसके बाद सुई कर पाएगी, और इसीलिए उसे हम ऐसा क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर क्या बोला है, स्टेट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिविलेज अवेलेबल टू द प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी। वो कौन कौन से एडवांटेज है जो कि हमारे प्राइवेट कंपनीज को मिलती है प्राइवेट कंपनी से, पब्लिक कंपनी से। ठीक है, इट कैन बी फॉर्म्ड विद 2 मेंबर, अ पब्लिक कंपनी नीड मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। बेसिकली हमारा जो प्राइवेट कंपनी है उसका एडवांटेज सबसे पहले ये है कि हमारे प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 इंसान काफी है, लेकिन अगर पब्लिक के लिए करना है तो पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
इट कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारा जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है जैसे उसके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, उससे टाइम लगता है। इट कैन ऑपरेट विद जस्ट 2 डायरेक्टर्स, अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। बेसिकली हमारा जो पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर्स मांगती है, लेकिन वहीं पे जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर सिर्फ 2 डायरेक्टर होने से भी चलेगा। तो हमारा जो पब्लिक कंपनी है उस पर 3 डायरेक्टर चाहिए, जो कि डिसएडवांटेज है, लेकिन वहीं पे प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चलेगा, इसलिए कंपनी जल्दी से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे कुछ एडवांटेज है, प्रिविलेज मतलब एडवांटेज हमारे पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी पर ज्यादा क्यों है। तो प्राइवेट कंपनी का एडवांटेज पब्लिक से क्यों है, ये है। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट भी होता है, लाइक पब्लिक कंपनी के पास भी एडवांटेज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पब्लिक कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा फंड होता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी बेटा, चलिए तो बेसिकली हमारे पास 17 क्वेश्चन क्या बेटा, 17 क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव्स होता है ये क्या होता है, और क्या किसी भी कंपनी को, फिर एवरी कंपनी को जो प्रोस्पेक्टिव्स है ये फाइल करना बहुत जरूरी है, क्या नीड है ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास बोल रखा है कि जो प्रोस्पेक्टिव्स है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बोल रखा होता है कि जो जनरल पब्लिक है वो हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है। बेसिकली जब की कोई कंपनी शुरू होती है ना, तो कंपनी अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक कंपनी में हम नॉर्मल इंसान भी उसके अंदर शेयर ले सकते हैं। जैसे रिलायंस का शेयर हम लेते हैं, हम टाटा का शेयर लेते हैं, हम अडानी का शेयर लेते हैं, तो डाबर का शेयर लेते हैं। तो बेसिकली जितनी भी कंपनीज है उनके हम शेयर खरीद सकते हैं। तो जिस भी कंपनी को अपने शेयर को बेचना है तो वो अपना जो प्रोस्पेक्टिव्स फाइल है वो अप्लाई करती है। तो क्या ये हर एक कंपनी को करना जरूरी है? नहीं, हर एक कंपनी को करना जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो ये नहीं फाइल करती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अपना शेयर नहीं बेचना है। बात समझ आई? हमारे जो प्रोस्पेक्टिव्स है ये बेसिकली वो एक फाइल है जहाँ पे बोला जाता है किसी भी कंपनी को अगर वो अपने शेयर बेचना चाहती है तो उसे फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट जो कि एक परमिशन देता है अपने शेयर को बेचने के लिए। तो क्या ये परमिशन हर एक कंपनी को चाहिए? कि ये फाइल हर एक कंपनी को चाहिए? कि रिटर्न डॉक्यूमेंट हर एक कंपनी मांगती है? नहीं मांगती, बिकॉज जो प्राइवेट कंपनी है वो बोलती है भाई हम अपने शेयर को नहीं बेचेंगे। तो ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं। और ऐसे भी बहुत पब्लिक कंपनी है जो अभी तक इसको नहीं करती, बिकॉज उनको जरूरत नहीं है अपने फाइल को बेचने के लिए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है अपने शेयर्स को बेचने के लिए। ठीक है, तो अपने वो शेयर्स को नहीं बेचती है। ठीक है बेटा, चलिए ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट क्या है, ये रीड ओनली टॉपिक है, इसको पढ़ लेना आराम से हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, हमारा जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, A return of allotment is a formal statement that contain the name, address and the number of the share allotted to each shareholder. ठीक है, बेसिकली हमारा जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है यहाँ पे लिखा होता है कि कौन से इंसान ने किस दिन पर कितने प्राइस पर कितने शेयर को अलॉट किया था, कितना खरीदा था। इट मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एंड फाइल्ड विद द रजिस्टर विद इन द 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, हमारे कंपनी में शेयर को अलॉट करने से पहले उसे रजिस्टर करना होगा और उसके अंदर साइन होना चाहिए हमारे डायरेक्टर का या फिर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट का या फिर रजिस्टर्ड का, जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो ऑथेंटिकली दिखा पाए। ठीक है जी बेटा, तो बेसिकली शेयर के रिगार्डिंग है कि भाई अगर किसी भी कंपनी के लोगों को अगर शेयर खरीदना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें उसके अंदर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली बच्चों यार फोन का चार्ज खत्म हो गया और 2% चार्ज से शूट कर रहा है, इसलिए एंगल थोड़ा चेंज हो गया, आप लोग प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन है कि एक होता है हमारे पास कॉर्पोरेट सोसाइटी। बेसिकली वो कंपनी है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बनी है, जहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है और इसका प्राइमरी मोटिव होता है कि सोसाइटी को और भी बेनिफिट करना, सोसाइटी को और भी मोटिव करना, और इसका मेन मोटिव होता है सर्विस देना, जो कि हमारे प्रॉफिट से बहुत अलग होता है। ठीक है, सो बेसिकली कॉर्पोरेट सोसाइटी एक ऐसा कंपनी है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बनी होती है, जिसमें कि प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना इंपॉर्टेंट है, जिसको कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। लास्ट का जो क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन बोल रखा है डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑफ द साइज एंड द रिसोर्स व्हाई डू मेनी पीपल रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप। किसी भी कंपनी का साइज और नेचर छोड़ दो तो हर एक इंसान क्यों अपना खुद का धंधा खोलने के बारे में सोचता है, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों सोचता है? ठीक है, तो सीधी बात है, वहां पे अपना खुद का हक होता है, ओनरशिप जो 100% खुद के पास होती है, प्रॉफिट जो है वो खुद का पूरा होता है और सारी जो चीजें है ना वो खुद ही कर सकता है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या फिर चाहे वो जितनी भी सारी चीजें हो वो खुद कर सकता है। इसलिए जितने भी इंसान है ना वो सोचते हैं कि वो ज्यादातर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा। ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आई होप बच्चों जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया। तो ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप इस चैप्टर में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं जो आप करोगे, तो ये सारे क्वेश्चन करके जाओगे ना तो आपके 90 to 95% मार्क्स पक्के। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, और ऐसी तरह पढ़ते रहो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।